हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है एग्ज़ाम पॉइंट विद कल्पना यूट्यूब चैनल पर। और इस टाइम हम यूथ कंपटीशन टाइम्स हिस्ट्री बुक्स के प्राचीन इतिहास के टॉपिकों को कवर कर रहे हैं और उसमें इस समय हम गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल के क्वेश्चनों को कंप्लीट कर रहे हैं। आज ये 27 पार्ट है। 26 पार्ट हम प्राचीन इतिहास के पहले ही कवर कर चुके हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आज ये 27 पार्ट है। 27 पार्ट में हम जो गुप्त काल की जो है न्याय व्यवस्था थी, उसके आर्थिक जीवन थे और उनके जो है प्रांतीय शासन व्यवस्था से क्वेश्चन थे, सैन्य व्यवस्था से उनके क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चनों को हम कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। गुप्त काल में ग्राम प्रशासन के प्रमुख अधिकारी के इनके क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। तो इधर देखिए अधिकारी हैं, इधर जो है इनके कार्य हैं। तो अष्टकुलाधिकरण जो है भूमि संबंधी क्रय विक्रय के अधिकारी थे। महत्तर जो है ग्राम पंचायत के वृद्ध सदस्य थे। ग्रामिक जो है ग्राम के मुखिया थे। कुटुंबिन जो है परिवार के सदस्य थे। और न्यायकर्णिक जो है खेतों के विवाद को निपटाने वाला थे। कर्णिक जो है लेखक या लिपिक दोनों के नाम से जाना जाता था, उसे कर्णिक कहते थे। और बलद कौशन जो है ग्राम में राजा का प्रतिनिधि था। और सीमा कर्मकार जो है ग्राम में खेत का सीमांकन करने वाला था। अष्टपटलिक जो है भूमि संबंधी दस्तावेज जो है उनको सुरक्षित रखने वाले अधिकारी को जो है अष्टपटलिक कहते थे। आगे इनकी न्याय व्यवस्था से क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्त काल में साम्राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश कौन होता था? तो सम्राट होता था। गुप्त काल में अभिलेखों में न्यायाधीश को क्या कहा गया है? तो गुप्त काल में जो अभिलेखों में न्यायाधीश को जो है कई नामों से जाना गया है। उन्हें महादंडनायक, दंडनायक और सर्वदंडनायक के नाम से जाना जाता था और उन्हें इस नाम से कहा गया है अभिलेखों में। गुप्तकालीन किन स्थलों में न्यायालय द्वारा जारी मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो नालंदा तथा वैशाली से जो है इन स्थलों से जो है मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। गुप्तकालीन नालंदा तथा वैशाली से प्राप्त मुद्राओं का किससे संबंधित अंकन किया गया है? तो न्यायाधिकरण, धर्माधिकरण तथा धर्म शासनाधिकरण से इनका अंकन किया गया है। गुप्त काल में राजद्रोही फाह्यान के अनुसार कौन सी सजा दी जाती थी? तो दाहिना हाथ काटना जो है यह सजा दी जाती थी। गुप्त काल में ग्रामों में न्याय का कार्य जो है किसके द्वारा किया जाता था? तो ग्राम परिषद के द्वारा किया जाता था, जो कि ग्राम पंचायत में होती थी ग्राम परिषद, उसके द्वारा यह कार्य किया जाता था। सर्वप्रथम दीवानी तथा फौजदारी विवादों के अलग अलग कोटियाँ जो है किस ग्रंथ में मिलती है? तो जो बृहस्पति स्मृति में है उसमें जो है दीवानी न्यायालय और फौजदारी जो है न्यायालय, इससे विवादों से अलग अलग जो है कोटियों के ग्रंथ इसी में मिलते हैं बृहस्पति स्मृति में। गुप्त काल में न्याय की श्रेणियाँ देखिए। तो न्याय की श्रेणियों में जो है शासित, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, मुद्रित थे। तो शासित में जो है राजा द्वारा शासित सर्वोच्च न्यायालय था और प्रतिष्ठित में जो है स्थानीय न्यायालय थे। अप्रतिष्ठित में जो है विशेष प्रयोजन हेतु स्थापित न्यायालय थे और मुद्रित जो है प्राण विभाग से संबंधित न्यायालय थे। आगे देख लीजिए गुप्त काल से सैन्य व्यवस्था से क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्त काल में सेना के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहलाते थे? तो महाबलाधिकृत कहलाते थे। गुप्त काल में गज सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो गज सेना के प्रधान को जो है महापीलुपति कहा जाता था। गुप्त काल में अश्व सेना के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो भट्टाश्वपति कहा जाता था। और गुप्त काल में सैनिक जो है सामानों की व्यवस्था ये रखने वाले प्रधान अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो रण भंडारगारिक जो है कहा जाता था। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति में उल्लिखित गुप्त कालीन प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या थे? तो शक्ति, प्राश, अश्व, परशु, शर, शंकु, तोमर, भिंदपाल और नाराज जो है अस्त्र शस्त्र थे। गुप्त काल के जो है आर्थिक जीवन से क्वेश्चन देख लीजिए। भूमि एवं राजस्व से संबंधित क्वेश्चन। गुप्त काल में ब्राह्मणों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मदेय कहा जाता था। गुप्त काल में भिक्षुओं, विद्वानों और मंदिरों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? अग्रहार कहा जाता था। गुप्त काल में भूमि संबंधी विवादों का निपटारा किसके द्वारा किया जाता था? तो न्यायाधिकरण के द्वारा किया जाता था।
गुप्त काल अभिलेखों में भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो जो भूमि कर था उदय, उद्रंग या भाग कर कहा जाता था। और गुप्त काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः क्या थी? तो 1/6 भाग थी। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई क्या थी? तो निवर्तन जो है भूमि माप की इकाई थी। अर्घट्य शब्द का क्या अर्थ है? तो सिंचाई के साधन थे। गुप्त काल में जो विभिन्न प्रकार के कर थे उन्हें जान लीजिए। भूमि कर जो है राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत भूमि कर था। भाग जो है राजा के लिए सुरक्षित उपज का 1/6 हिस्सा था। भोग जो है राजा को प्रजा द्वारा प्रतिदिन दिए जाने वाले फल, पुष्प, ईंधन की भेंट थी। और ऊपरी कर जो है अस्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। उद्रंग जो है स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। और उदक या विदक भागम जो है ये सिंचाई कर था। हिरण्य जो है कृषि उत्पाद के बदले राजा को दिया जाने वाला धन था। हलिक जो है प्रति हल पर कर था। हलिक या हलकर दंडकार कहा जाता था। गुल्म जो है वन में उत्पन्न सामग्री पर लगाने वाला कर था। में जो है अन्न के रूप में प्राप्त कर था। विष्ट जो है बेगार कर था। और विलिप्त क्लिप्त या उपक्लिप्त जो है बिक्री कर या क्रय कर से संबंधित था। शुल्क जो है नगरों से वसूल किया जाने वाला बिक्री कर था। गुप्त काल में भूमि के प्रकार देख लीजिए। जो क्षेत्र भूमि थी, कृषि योग्य भूमि थी। वास्तु जो है निवास करने योग्य भूमि थी। खिल जो है बिना जोता हुआ खेत या कृषि योग्य परती भूमि थी। अपरहत जो है बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। अप्रदा जो है बिना बंदोबस्त की हुई भूमि थी। आदेवमात्रक जो है कृषि साधनों द्वारा की गई सिंचाई के द्वारा निर्भर भूमि थी। और आधे स्तंभ जो है प्राकृतिक घास फूस आच्छादित निकृष्ट भूमि थी। अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है। आइए जो अमरकोश ग्रंथ है उसमें देखिए, जो अमर सिंह का अमरकोश ग्रंथ है उसमें जो 12 प्रकार की भूमियों की सूची दी गई है। देखिए कौन सी भूमियों की सूचियाँ हैं। उर्वरा जो है उपजाऊ भूमि थी। ऊषर जो है बंजर या शुष्क भूमि थी। मरु जो है मरुस्थलीय भूमि थी। अपरहत जो है बिना जोती हुई जंगली भूमि थी। सदवल या सादल जिसे कहते थे घास युक्त भूमि थी। पंकिल जो है कीचड़ युक्त भूमि थी। जल प्रायुन्म जो है नमीयुक्त या जल भाग के पास की भूमि थी। कच्छ जो है जल स्रोत के निकट जल जमाव की भूमि थी। सरकरा जो है चूना पत्थर के टुकड़ों एवं कंकड़ युक्त भूमि थी। नदी मात्रक जो है नदी द्वारा संचित भूमि थी। सहस्रावती जो है बलुआही या रेताली भूमि थी। और देवमात्रक जो है वर्षा जल से सिंचित भूमि थी। ये अमरकोश के अमर सिंह का अमरकोश ग्रंथ है, उसमें जो है भूमियों की सूचियाँ दी गई हैं। गुप्त काल में भूमि माप की इकाई देख लीजिए। 1 पाटक और 5 कुलियावाब, 1 और उच्चतम इकाई थी। 1 कुलियावाब, 8 द्रोणवाब जो है मध्यम इकाई थी। 1 द्रोणवाय, 4 आढ़वाब जो है ये निम्नतम इकाई थी। गुप्त काल में भू राजस्व से संबंधित अधिकारी देख लीजिए। ध्रुवाधिकरण जो है भूमि संग्रह करने वाला अधिकारी थे, मतलब जो भूमि कर को संग्रह करते थे उसे ध्रुवाधिकरण कहते थे। और न्यायाधिकरण जो है भूमि संबंधी जो विवादों का निपटारा है उसको करते थे, उसे न्यायाधिकरण अधिकारी कहते थे। महाक्षपटलिक जो है भूमि आलेखों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। क्षेत्रकार जो है भूमि मापन करने वाला अधिकारी था। पुस्तपाल या विषय पद जिसे कहते हैं भूमि के क्रय विक्रय से पहले अनुमति से संबंधित अधिकारी था। शौल्किक जो है सीमा शुल्क विभाग का अधीक्षक था। गुप्त काल में राजकीय भूमि अनुदान, तो अग्रहार जो है शैक्षणिक व धार्मिक उद्देश्य हेतु कर रहित भूमि का भूखंड था। ब्रह्मदेव जो है ब्राह्मणों के भरण पोषण हेतु प्रदत्त कर रहित भूमि थी। और क्षेत्रीय ब्राह्मण जो है धार्मिक तथा शैक्षणिक कार्यों में मग्न व्यक्ति को प्रदत्त भूमि दी जाती थी। और समुदाय ब्रह्मा जो है सामुदायिक कार्यों से प्रदत्त भूमि थी। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको 1-2 बार मतलब कई बार रिवीजन करिए जब तक आपके क्वेश्चन क्लियर ना हो जाए, क्योंकि यहाँ से हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में सुनिश्चित राजकीय आदेशों के आधार पर बसाई गई ब्राह्मण बस्तियों की सूचना मिलती है? तो अर्थशास्त्र ग्रंथ में मिलती है, जो कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र ग्रंथ था, उससे जानकारी प्राप्त होती है।
राजकीय भूमि अनुदान से संबंधित सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य कौन सा है? तो सातवाहन शासक सातकर्णी प्रथम की रानी नागनिका का नानाघाट अभिलेख है। जिस प्रकार सूर्य अपनी किरणों से जल ग्रहण करता है, उसी प्रकार राजा थोड़ा थोड़ा धन ग्रहण करें। यह कथन किस ग्रंथ में उल्लिखित है? तो कामंदक का जो नीति सार ग्रंथ है उसमें यह कथन जो है उल्लिखित है। आइए कृषि एवं उद्योग से संबंधित प्रश्न को देख लेते हैं। गुप्त काल में कवि कालिदास ने किस राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग माना है? तो कृषि तथा पशुपालन को जो है राष्ट्रीय संपत्ति का बड़ा भाग माना है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में लोहे से बने हल के फाल के लिए 5 नाम दिए गए हैं? तो अमरकोश ग्रंथ में दिए गए हैं, जो कि अमर सिंह का था। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में वर्ष में 3 फसलों का उल्लेख मिलता है? तो बृहद संगीता, जो कि वराह मिहिर की थी, उसमें 3 फसलों का उल्लेख मिलता है। गुप्त काल में पौधों पर कलम बांधने का प्राचीनतम साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये भी जानकारी बृहद संगीता से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में उल्लिखित गुप्तकालीन सिंचाई का सर्वोत्तम उदाहरण है सुदर्शन जी, जो कि गुजरात में है। गुप्तकालीन प्रमुख फसलें कौन सी थी? तो धान, गेहूं, जौ, गन्ना, जूट, तिलहन, कपास, बाजरा, मसाले और धूप, नील, सरसों आदि जो है गुप्तकालीन प्रमुख फसलें थी। गुप्त काल में प्रमुख फलोत्पादन क्या था? जो कटहल, केला, जामुन, अनार, अंगूर जो है गुप्त काल के प्रमुख फल उत्पादन थे। गुप्त काल में कृषि सिंचाई के प्रमुख साधन कौन से थे? तो बांध था, तालाब, नहर, कुआं, रहट, नदियाँ आदि इनके द्वारा जो है सिंचाई की जाती थी। नोट में देखिए, अधिकांशतः कृषि जो है वर्षा जल पर निर्भर रहती थी। गुप्त काल में उद्योग धंधों का संचालन कौन सी श्रेणियाँ या कौन सी संस्था करती थी? तो श्रेणियाँ करती थी। गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? तो निगम कहा जाता था। गुप्त काल में व्यापारिक समूहों के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो सार्थवाह कहा जाता था। गुप्त काल में किस स्थलों पर प्राप्त मोहरों की श्रेणी संगठन के अस्तित्व का बोध होता है? तो वैशाली, जो कि बिहार में है, यहाँ से श्रेणी संगठन के अस्तित्व का बोध होता है। गुप्त काल में व्यापारिक श्रेणी के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो अध्यक्ष को ज्येष्ठक कहा जाता है। गुप्त काल में सर्वप्रमुख उद्योग कौन से थे? तो कपड़े का निर्माण जो है सर्वप्रथम उद्योग था, जो कि सूती वस्त्र का निर्माण था। और गुप्त काल में किस प्रकार की व्यापारिक नगर की श्रेणियाँ अपने सिक्के जारी करती थी? तो तक्षशिला, विदिशा, कौशाम्बी जो है ये प्रमुख नगर से यहाँ की श्रेणियाँ जो है अपने सिक्के जारी करती थी। गुप्त काल के प्रमुख नगर देख लीजिए, भड़ौच, उज्जैनी, प्रयाग, विदिशा, प्रतिष्ठान, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, वैशाली, ताम्रलिप्त, मथुरा, ऐचित्र, तक्षशिला और साकेत जो है गुप्त काल के प्रमुख नगर थे। गुप्त काल के प्रमुख उद्योग धंधे देख लीजिए, तो धातु कला थी, मूर्तिकारी थी, चित्रकारी थी, शिल्पकारी, वस्त्र निर्माण, वन द्रव्य, जहाज निर्माण, कृषि कार्य, चर्म उद्योग, काष्ठ उद्योग और जो है पशुपालन, खनन, मिट्टी के बर्तन। गुप्त काल में निर्यातित वस्तुओं की सूची, जो निर्यातित वस्तुएं थी, तो कपड़े में जो है अभी हमने बताया था कि सूती और रेशम वस्त्र का ही प्रयोग होता था। हाथी दांत की वस्तुएं थी, नारियल थे, नील थे और बहुमूल्य पत्थर थे, गरम मसाले, सुगंधित द्रव्य, चंदन था, दवाएं, औषधि जो है इन वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। गुप्त काल के प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह कौन थे? तो भड़ौच, जो कि गुजरात में है, और ताम्रलिप्त, जो कि बंगाल में है। गुप्त काल के किन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध थे? तो रोम, यूरोप से, जावा, दक्षिण पूर्व एशिया, सुमात्रा, मलेशिया, चीन और श्रीलंका से इसके व्यापारिक संबंध थे। गुप्त काल में पट्ट व श्रेणी का संबंध किससे था? तो वस्त्र व्यापार से था। और गुप्त काल में किस अभिलेखीय नगर जीवन का जीवांत वर्णन मिलता है? तो कुमारगुप्त का जो मंदसौर अभिलेख है उससे नगरीय जीवन का जीवांत वर्णन जो है मिलता है। गुप्त काल के किस ग्रंथ में नागर शैली की जीवन का विस्तृत वर्णन मिलता है? तो वात्सायनकृत जो कामसूत्र है और उसमें जो है नागरिक जीवन शैली का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के ग्रंथ में पुहार तथा मदुरै के नगरीय बाजारों का वर्णन मिलता है। तो सिलप्पदिकाराम जो है इस ग्रंथ से जानकारी मिलती है। संगमकालीन ग्रंथ था सिलप्पदिकाराम, उससे जानकारी जो है मिलती है।
गुप्तकालीन किस दक्षिण भारतीय स्थल से रोम सम्राट के सिक्के और अरेकेडियस, अनास्टेसियस तथा जस्टिसिनियन के रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो अर्कामेडू से प्राप्त हुए हैं। गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के पत्तन या बंदरगाहों से संचालित होता था, ताम्रलिप्त से होता था। गुप्त काल में गुजरात, बंगाल एवं तमिल राष्ट्र में स्थित केंद्र किससे संबंधित है? तो वस्त्र उत्पादन से संबंधित थे। गुप्त काल में भारत में सर्वाधिक व्यापार संपर्क किन क्षेत्रों से था? तो दक्षिण पूर्व एशिया के साथ था। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में भारत में आयात की प्रमुख मद क्या थी? तो घोड़े थे। कुमार गुप्तकालीन मंद सौरभ लेख में किस संघ का उल्लेख मिलता है? तो पट्टवाय, तंतुवाय, पट्टवाय जिसे तंतुवाय के नाम से भी जाने जाते हैं, इस श्रेणी का उल्लेख मिलता है। और प्राचीन भारत में अंतर्देशीय व्यापार के भाग लेने वाली व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो नानादेशी के नाम से जाना जाता था। वह श्रेणी जो कुमारगुप्त प्रथम के काल में लाट से आकर दसपुर में बस गई, किन वस्तुओं के व्यापार में संलग्न थी? तो रेशम या रेशम सूत पटवस्त्र से जो है संबंधित थे। आगे देखिए इस क्वेश्चन को। हुड आक्रमण के परिणाम के स्वरूप मध्य एशिया के साथ व्यापार बंद हो जाने के पश्चात भारतीय व्यापारियों द्वारा व्यापार के सबसे उपयुक्त केंद्रित स्थान कौन सा था? तो यही दक्षिण पूर्व एशिया था। गुप्त युग में पैठन, ये जिसे प्रतिष्ठान के नाम से भी जाना जाता है, इसकी प्रसिद्धि क्या कारण था? तो व्यापारिक मंडी थी। गुप्त काल की मुद्राएं देख लीजिए, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जामों में। प्राचीन भारत में स्वर्ण मुद्राएं किस राजवंश ने जारी की थी? तो गुप्त राजवंश ने जारी की थी। इसी से स्वर्ण युग के भी नाम से जाना जाता है गुप्त काल को। और गुप्त शासन ने किन किन धातुओं की मुद्राएं जारी की थी? तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, पीतल और शीशा, ये सभी धातुओं की मुद्राएं जो है इन्होंने जारी की थी। सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला गुप्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और आरंभिक गुप्त अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? तो दीनार कहा गया है। दीनार किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। गुप्त काल में स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 1:16 था। भारत में दीनार मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो कुषाण के काल में हुआ था, जो कि स्वर्ण मुद्रा थी। और स्वर्ण मुद्रा कुषाण काल के शासक जो है वेंकटफिशस ने चलाया था, तभी इसे कुषाण काल के नाम से जाना गया और कुषाण काल में सर्वप्रथम इसका प्रचलन हुआ था। चीनी यात्री फाहियान के अनुसार गुप्त काल में साधारणतः लोग क्रय विक्रय पर किन वस्तुओं का प्रयोग करते थे? तो कौड़ियों का प्रयोग करते थे। गुप्त काल में रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? रूपक या रुपयक के नाम से इन्हें जाना जाता था। रजत जो है चांदी का सिक्का था, उसे रजत मुद्राओं के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में चांदी तथा ताम्र मिश्रित मुद्राओं को क्या कहा जाता था? तो दरब के नाम से जाना जाता था। और किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक प्रकार के सिक्के चलवाए थे? तो कुमारगुप्त प्रथम ने चलवाए थे, इसने 14 प्रकार के सिक्के चलवाए थे। गुप्त काल में राष्ट्रीय मुद्रा कौन सी थी? तो दिनार थी, जो कि स्वर्ण मुद्रा थी, और स्वर्ण मुद्रा को ही दिनार के नाम से जाना जाता था। गुप्त काल में सिक्कों का अच्छे भंडारण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो बयाना से प्राप्त हुआ है। गुप्त काल में मुद्राओं में अंकित श्रेष्ठ कुलिक निगम से क्या तात्पर्य है? तो साहूकार एवं शिल्पियों का एक निगम था, यह श्रेष्ठ कुलिक निगम से का तात्पर्य है। गांधिकों द्वारा सिक्के चलाए जाने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो कौशाम्बी से प्राप्त होता है। गुप्तकालीन समाज देख लीजिए, इनका सामाजिक जीवन कैसा था, इससे क्वेश्चन देख लीजिए। गुप्त काल में समाज किस व्यवस्था पर आधारित थे? तो वर्ण व्यवस्था पर आधारित थे। गुप्त काल में समाज के सभी वर्णों एवं जातियाँ किस वर्ण का स्थान प्रतिष्ठित था? तो ब्राह्मणों का स्थान जो है प्रतिष्ठित था। आगे इनके क्वेश्चनों को देख लीजिए। गुप्त काल में किस संहिता में कहा गया है कि ब्राह्मणों की परीक्षा तुला से, क्षत्रियों की अग्नि से, वैश्य की जल से तथा शूद्र की विष से ली जानी चाहिए? तो न्याय संहिता में इसका जिक्र किया गया है। न्याय संहिता में इसका उल्लेख मिलता है। गुप्त काल वर्ण व्यवस्था की उच्चतम तथा निम्नतम सामाजिक स्थिति क्रमशः क्या थी? तो ब्राह्मण तथा शूद्र जो है, उच्चतम में ब्राह्मण थे, निम्नतम में शूद्र जो है, इनकी इस तरह से क्रमशः में स्थिति थी। गुप्त काल में क्षत्रिय कर्म अपनाने वाले ब्राह्मण को क्या कहा जाता था? तो ब्रह्मक्षत्र कहा जाता था। किस गुप्तकालीन विद्वान के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के मकान क्रमशः 5, 4, 3,
तथा 2 कमरों वाले होना चाहिए। तो ये जो है गुप्तकालीन विद्वान जो बराह मिहिर थे उनके अनुसार ऐसा होना चाहिए था। गुप्तकालीन ब्राह्मणों का मुख्य कर्म क्या था? तो धार्मिक एवं साहित्यिक कर्म था। गुप्तकाल में व्यापार वाणिज्य कर्म अपनाने वाले ब्राह्मण को क्या कहा गया है? तो आपधर्म कहा गया है। चीनी यात्री फाहियान ने अछूतों को क्या कहा है? तो चांडाल कहा है। गुप्तकाल में मंदिरों की किस प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा था? तो देवदासी प्रथा का प्रचलन बढ़ने लगा था। किस स्मृतियों में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है? तो नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह का समर्थन मिलता है। दोनों स्मृतियों में विधवा को विवाह करने की अनुमति दी गई है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में गणिकाओं या वैश्याओं को दिए जाने वाले प्रशिक्षण का वर्णन मिलता है? तो वात्सायन कृत जो है कामसूत्र में जो है इसका वर्णन मिलता है। गुप्तकालीन समाज में कौन सा प्रमुख मनोरंजन प्रचलित थे? तो संगीत था, नृत्य, आखेट, ध्रुत क्रीड़ा जो है प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। और गुप्तकाल में पेशेवर लेखक वर्ग के रूप में किस जाति का उद्भव हुआ? तो कायस्थ जाति जो है लेखक वर्ग के रूप में इसका उद्भव हुआ है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ या स्मृति में मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। एक जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ओशनम स्मृति में मिलता है। और किस गुप्तकालीन ग्रंथ अमरकोश के अनुसार अध्यापन कार्य में लगी स्त्रियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो उपाध्याया या आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है। गुप्त शासक भानुगुप्त के सेनापति गोपराज की स्त्री के सती होने का सर्वप्रथम प्रमाण किस अभिलेख में मिलता है? तो एरण अभिलेख जो कि 510 ईस्वी का है, इससे जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तकालीन किस अभिलेख से विशिष्ट बधुआ मजदूरी का साक्ष्य प्राप्त होता है? तो प्रभावती गुप्ता का जो रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। गुप्तोत्तर काल में महत्वपूर्ण सामाजिक आर्थिक परिवर्तन क्या था? तो सामंतवाद एवं भूमिदान था। और जो है किस काल में जजमानी व्यवस्था कहलाने वाली एक नए प्रकार की सामाजिक संरचना का भारत में प्रसार हुआ? तो गुप्तोत्तर काल का जो है फिर भारत में प्रसार हुआ। आगे इनके क्वेश्चनों को देखिए। गुप्त काल में ब्राह्मण अभिजात्य वर्ग का उदय किस बात से सुगम बना? तो पुरोहित वर्ग की भूमिदान से जो है सुगम बना। सामंत तथा प्राचीन भारत में किस युग में व्यापक रूप से प्रचलित हुई थी? तो गुप्त काल में प्रचलित हुई थी सामंत प्रथा। और गुप्तकालीन समाज में ह्रास पतन के प्रमुख कारण क्या थे? जातियों की संख्या का बढ़ जाना। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक ढांचे में एक नवीन वर्ग की संरचना हुई, कायस्थों की हुई। दास प्रथा के संबंध में किस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है? उसके लेखक का क्या नाम है? तो नारद नाम है। नारद स्मृति है, उसमें जो है दास प्रथा का जो है सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है। अनुलोम एवं प्रतिलोम किससे संबंधित है? तो ये विवाह से संबंधित है। आगे गुप्त काल के जो धार्मिक जीवन से संबंधित क्वेश्चन देख लीजिए। किस काल में ब्राह्मणवादी विचारधारा के पुनरुत्थान या सुदृढ़ीकरण का काल माना गया है? तो गुप्त काल को माना गया है। अधिकांश गुप्त काल किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे? तो बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में किस धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी? वैष्णव धर्म की लोकप्रियता में वृद्धि हुई थी। गुप्त काल में सर्वाधिक किस भगवान के मंदिरों की स्थापना हुई थी? विष्णु भगवान की स्थापना हुई थी। और गुप्त काल में हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रचार प्रसार किन देशों में हुआ था? तो जावा, सुमात्रा, बोर्निया, दक्षिण पूर्व एशिया के साथ हुआ था। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की परिकल्पना किस काल की देन है? तो ये गुप्त काल की देन है। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह या प्रतीक क्या था? तो गरुड़ था, जो कि विष्णु जी का वाहन था। विष्णु के साथ लक्ष्मी का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख है उससे जानकारी प्राप्त होती है। किस पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है? तो मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की सूची दी गई है। किस गुप्तकालीन ग्रंथ में विष्णु की प्रतिमा से स्थापित करने की विधि बताई गई है? तो वराह मिहिर कृति जो है बृहत संगीता है जो इनकी, उससे जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त काल के किस अभिलेख में जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की प्रतिमा स्थापित करने का उल्लेख मिलता है? तो स्कंदगुप्त के कहोम स्तंभ लेख से जानकारी प्राप्त होती है। किस काल में सर्वाधिक मंदिरों एवं मूर्तियों का निर्माण हुआ है? तो गुप्त काल में हुआ है। और गुप्त काल के दौरान लोकार्क के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? तो सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। आज के लिए इतना ही। अब आप इससे समझ आइए कि गुप्त काल से
ये संस्कृति, आर्थिक, धार्मिक और प्रशासन से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ऑल एग्जामों में आए हुए ही क्वेश्चन हैं। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे गए हैं और कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसलिए प्लीज़ इसको आप कई बार रिवीजन कर लिए, जिससे आपके क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएं। और ये एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका नेक्स्ट पार्ट हम कल लेके आएंगे, जिसमें साहित्य और विज्ञान को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन को, क्योंकि अभी इसके कई टॉपिक आएंगे, तब जाके गुप्त एंड गुप्तोत्तर काल हमारा कंप्लीट होगा। तो ठीक है, आप इसको रिवीजन करते रहिए। और आपको ये सेशन कैसा लग रहा है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब, शेयर प्लस लाइक ज़रूर करिएगा। इससे प्लीज़ मुझे मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।